हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। कितना? 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो 5 नंबर तो कम नहीं ना होता है, बहुत होता है भैया। एक टॉपिक तैयार कीजिए 5 नंबर फिक्स। देखिए हमने टॉपिक क्या लाया है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इसको बोर्ड में, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत तरीके से घुमाकर भी कहता है। देखिए यहाँ पे तरंग है ना, तो तरंगिकाओं का सिद्धांत भी कह सकता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन का नियम या प्रकाश का अपवर्तन का नियम। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये ध्यान देना है कि हाइगेंस का तरंग कहे और उसके बाद लास्ट में अपवर्तन का नियम आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपको करना है। तो मैं सबसे पहली बात, जो स्टूडेंट हमसे कंसिस्टेंट पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि देखिए ये जो टॉपिक है ये इतना ईजी नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपके पास धैर्य है और क्षमता है कि आप आराम से रुक कर थोड़ा सा समझ पाएँ बेसिक टू हाई, तो आप रुकिए, क्योंकि ये अगर आप डीप में नहीं समझेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आने वाला। चाहे आप हो, चाहे जो भी स्टूडेंट मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा थोड़ी सी सब्र रखिए। कितना होगा, 20 मिनट का ये वीडियो होगा, तो उसमें आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम बेसिक टू हाई आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहली बात आ रहा है कि हमने पढ़ा हुआ है प्रकाश का अपवर्तन। तो जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो उसको मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूँगा, बेसिक है, इतनी बात नहीं समझेंगे तो ये नियम कैसे आप समझ में आएंगे। तो देखिए अपवर्तन में हमने ये बताया था कि ये एक सतह है, इससे ऊपर एक अलग माध्यम है। जैसे कि ऊपर मान लेते हैं ये है विरल माध्यम और नीचे क्या है, सघन माध्यम। अब विरल मतलब जैसे वायु हो गया, ठीक है, सघन मतलब जल हो गया, ठीक है। तो हमने बताया था कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं, तो जहां पर ये टकराएंगे वहां पर हम एक अभिलंब इस प्रकार खींच लेते हैं। तो ये हमने अभिलंब खींच लिया। हमने बताया था कि जब प्रकाश किरणें विरल से सघन माध्यम में आती हैं तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, परंतु ये अभिलंब की ओर झुककर चली जाती हैं, और यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब हमने ये बताया था अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, उसको हम बता दें। देखिए ये है आपतित किरण, ये जो किरण आ रही है इसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। और ये जो है इसे लंब कहते हैं या अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच में कोण बनता है उसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। आई मतलब आपतन कोण, आर मतलब अपवर्तन कोण। समझ में आ रहा है? थोड़ी सी हम जल्दी बता रहे हैं क्योंकि ये सभी हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है। देखिए तो ये तो अपवर्तन की घटना हमने बता दिया। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, वही नियम को हमें प्रूफ करना है। तो पहला नियम हमने क्या आपको बताया है, हमने बताया था कि ये जो आपतित किरण होती हैं, जो ये अपवर्तित किरण होती हैं और जो ये अभिलंब होता है, वो तीनों एक ही सतह पर होते हैं। बताइए ये सतह पर एक ही है कि नहीं? ये आपतित किरण इसी सतह पर है, अभिलंब भी इसी सतह पे है, और ये जो अपवर्तित किरण है ये भी एक ही सतह पे है। तो ये तीनों एक ही सतह पे होते हैं। ये परावर्तन का मतलब ये फिगर से ही स्पष्ट हो जा रहा है, ठीक है। द्वितीय नियम ये बताए, हम आपको बताए हैं कि जो साइन आई मतलब ये जो आपतन कोण की जया, साइन को हम जया कहते हैं, तो आपतन कोण है ना आई, तो आपतन कोण की जया साइन आई, और आर क्या है, अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण की जया आर का अनुपात एक नियतांक होता है, और जिसे हम अपवर्तनांक, जो अपवर्तनांक के बराबर होता है।
तो आपतन कोण की जया साइन आई, अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है जो अपवर्तनांक के बराबर होता है। और जो अपवर्तनांक होता है ना, वो प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल और द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। मतलब इस माध्यम में, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल c1 है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल c2 है। तो ये दोनों आपस में अनुपात यदि हम करेंगे तो दोनों का अनुपात म्यू के बराबर होगा, और जो म्यू होता है वो साइन आई बटे साइन आर के बराबर होगा। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि जो साइन आई बटे साइन आर है ना, वो c1/c2 के बराबर होता है। और यही बात हमें प्रूफ करना है दोनों बातों को। तो इतना बेसिक समझ गए ना। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जब हम करते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से अचानक से आपको समझ में नहीं आने वाला। ये थोड़ा सा हमने आपको 5 से 7 मिनट आपको ले लिया, बट इतना आप समझ गए तो ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा इस टॉपिक को समझने में। देखिए अब आता है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत में। हाइगेंस ने पहली बात यही बताया कि जो तरंगे होती हैं, मतलब प्रकाश होती है, वो तरंगों के रूप में गति करती हैं। तो इन्होंने तरंगों के रूप में माना। तो सबसे पहले इन्होंने भी एक सतह लिया इस प्रकार, समझिएगा इस बात को। इन्होंने भी एक ये सतह लिया, ये हमने एक सतह ले लिया है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, सीधा हम ले लेते हैं। ये इन्होंने एक सतह लिया। अब देखिए सतह के ऊपर, ये सतह के ऊपर मान लेते हैं विरल माध्यम है। अब आप फिर से ये मत कहिएगा विरल और सघन क्या है, और नीचे सघन है। विरल मतलब वायु माध्यम और नीचे जल माध्यम, समझ गए। अब सपोज डैट कि यहाँ से प्रकाश किरणें, देखिए समझिएगा, यहाँ से मान लेते हैं 2 समांतर प्रकाश किरणें इस प्रकार आ रही हैं। थोड़ा सा इस बात को आप समझना है। यहाँ से 2 समांतर प्रकाश किरणें इस प्रकार आ रही हैं और ये आकर यहाँ पे टकराती हैं। तो देखिए जब 2 समांतर प्रकाश किरणें इस सतह से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात ये क्या होती हैं, हम जानते हैं कि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था सीधा, परंतु जब विरल से सघन माध्यम में आ रही हैं तो ये थोड़ी से अपने मार्ग से भटक कर इस प्रकार चली जाती हैं। वैसे ये भी भटक कर इस प्रकार चली जाएंगी। समझ पा रहे हैं इतनी बातों को? तो इतनी ही बातों को आपको सबसे पहली बात समझना है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ले रहा हूँ, फिगर अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए हैं कि प्रकाश किरणें आती हैं, परिवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित होकर अपवर्तित हो जाती हैं। अब सपोज डेट हम मानते हैं कि ये जो प्रकाश की चाल है विरल माध्यम में c1 है, मतलब प्रकाश की चाल कहें या वेग कहें, c1 है। द्वितीय माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो c2 है। ये सपोज डेट हमने मान लिया। अब हमें गणना क्या करना है, हमें नियम को प्रूफ करना है। पहला नियम तो हमने जानते हैं कि आपतित किरण पर अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, वो हम आपको बताएंगे। दूसरा नियम हमें ये प्रूफ करना है कि साइन आई बटे जो साइन आर होता है ये c1 c2 के बराबर होता है, और ये c1 c2 ही तो म्यू के बराबर होता है ना। तो यही हमें बातों को प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये टारगेट आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज ज्ञात करना है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए जब इतना आप करेंगे ना तो उसके बाद आपको ये बात ध्यान देनी है। ध्यान देने वाली बात ये है कि थोड़ा सा आपको मुझे लगता है इसको थोड़ा सा मैं दूर से लाता हूँ। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको फिगर में थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे ना तो थोड़ा दिक्कत आपके ही होगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ से दूर से ही लाता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा कोण बनाएंगे ना, जब यहाँ पे कोण बनेगा तो दिक्कत आपका ही होता, तो इसीलिए हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो किरण आ रही है तो इसे हम आपतित तरंगाग्र कहते हैं, आपतित तरंगाग्र। इस बात को याद रखना है नाम को। तो आपतित तरंगाग्र यहाँ पे जब ये तरंगे दो समांतर प्रकाश तरंगे आपस में जब जाती हैं तो यहाँ पे एक तरंगाग्र इस प्रकार उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये एक तरंगाग्र है, इसी का नाम है आपतित तरंगाग्र। और यही आपतित तरंगाग्र जब यहाँ से अपवर्तित होता है तो यहाँ पर भी आता है। तो अब आप समझिएगा ये तरंगाग्र की खासियत ये होती है, तरंगाग्र आप पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे।
आप यूट्यूब पे लिखिएगा तरंगाग्र ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएगा। देखिए थोड़ी सी आप बात समझना है, ये जो तरंगाग्र होता है ना, ये तरंगों पर लंबवत होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण ये बनाता है। समझ में आ रहा है? तो इतनी बातों को ध्यान देना है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि सबसे पहली बात, जब प्रकाश किरणें आती है परावर्तित होती हैं तो हम एक अभिलंब ये खींच लेंगे। तो ये एक हम अभिलंब खींच ले रहे हैं इस प्रकार, इससे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमने अभिलंब खींच लिया, मान लेते हैं ये एन डैश, ये एन और एन डैश, ये हमने अभिलंब एक खींच लिया। हम जानते हैं अभिलंब तो खींचना अनिवार्य है यार, तो अभिलंब हमने खींच लिया। अब हम इतनी बात जानते हैं कि देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और देखिए ये परावर्तित हो रहा है तो अपवर्तित हो रहा है, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम आर से प्रदर्शित करेंगे। वैसे ही यहाँ पर भी आर ही बनेगा, यहाँ पर भी आई ही बनेगा, ठीक है। बट हमने इस दो कोणों को आपको बता दिया, ठीक है। जब ये दोनों को हम प्रूफ कर देंगे, अभी लिख देंगे तो प्रूफ ही हो जाएगा, बट हम नहीं ऐसा नहीं करेंगे। तो ऐसा ये आपतित किरण है तो कोण आई हमने लिख दिया, अपवर्तन कोण यहाँ पे बनेगा तो आर हमने लिख दिया। अब समझिए ये बात कि थोड़ा सा यहाँ पे ये समझना है आपको कि ये जो तरंगे हैं, जब ये तरंगे यहाँ पे पृष्ठ पे टकराएंगी तो क्या ये भी तरंगे पृष्ठ पर टकरा गई होंगी? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना डिस्टेंस, पहले ये वाली तरंगे यहाँ पे टकराएंगे, उसके बाद ये वाली टकराएंगे। तो सपोज दैट आपको थोड़ा सा समझना है यहाँ पे यही बातों को कि ये तरंगे जब इस तरह यहाँ पर टकराएंगे तो ये जो तरंगे होंगी ना, ये तरंगे सपोज दैट यहाँ पर होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरंगाग्र उत्पन्न होगा, यही तरंगाग्र, मतलब ये जो तरंगाग्र यहाँ पर आया होगा और यही तरंगाग्र आ जाएगा जिसे हम ए डैश कहेंगे, ए डैश कहेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब ये जब यहाँ पे टकराएगा तो ये वाला प्रकाश किरणें यहाँ पर होंगी, तो यहाँ पे ये वाला तरंग आ जाएगा जो ए डैश है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और एक बात समझिए कि उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर से ये टकराने के बाद ये इधर आएगा, तरंगे आगे बढ़ेगा और ये तरंगे आगे की ओर बढ़ेगा। तो जब ये तरंगे यहाँ से आकर यहाँ तक आता है तो ये जो तरंगे हैं ये सपोज दैट यहीं पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर भी एक तरंगाग्र उत्पन्न होगा जिसे हम क्या कहेंगे, इसको हम कह देते हैं बी और इसको कह देते हैं बी डैश, समझिएगा, इसको हम बी डैश कह दे रहे हैं। समझ में आ गया? इसको हमने थोड़ा सा पासी में हम लिखते हैं, इसको हम बी डैश कहेंगे। तो आपने ये समझ लिया कि इसे हम बी कह रहे हैं, इसे हम बी डैश कह रहे हैं। अब देखिए इतना आप समझ गए होंगे, पर आप कहेंगे कि सर यहाँ पे डिस्टेंस अधिक है, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसको भी तो यहाँ तक आ जाना चाहिए ना। बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है। क्यों कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की चाल होती है तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है। आप ही सोचिए, प्रकाश की चाल वायु में अधिक होगा ना, जल में कम होगा। आप सोचिए कि वायु में यदि आप दौड़ रहे हैं तो तेजी से दौड़ेंगे, जल में आपको दौड़ाया जाए, पानी में, नदी में दौड़ाया जाए तो आप तेजी से दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। वैसा ही हाल प्रकाश का भी है। तो जब इसकी प्रकाश इधर आएगा तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, तो इसलिए ये इतना ही डिस्टेंस तय किया और ये इतना दूरी तय कर लेगा, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हम इतनी बात जानते हैं कि ये एक तरंगाग्र है जो ए डैश है और ये एक तरंगाग्र है जो बी डैश है, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ कि हम इतनी बात जानते हैं कि ये जो तरंगाग्र है ये एक तरंग है, ये मतलब प्रकाश तरंग है और ये तरंगाग्र है, तो ये पूरा कोण कितना होगा? ये पूरा कोण मतलब ये अगर मैं पूरा कोण कहूँ तो ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये पृष्ठ पर लंबवत होता है। तो ये जो तरंगाग्र है इस पृष्ठ पर लंबवत है, पूरा 90 डिग्री है। तो मैं ये कहूँ कि ये बताइए केवल इतना कोण कितना होगा? अगर ये आई है तो ये कोण कितना होगा? हम जानते हैं टोटल है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 90 माइनस आई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई। तो आप कहेंगे सर कैसे? अरे भैया जब ये आई है तो ये टोटल 90 है, ये आई है तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा समझ जाइए। कोण ना समझे तो कोई फायदा ही नहीं है। समय लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए छोटी छोटी बातों को। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे अगर आपसे मैं कहूँ ये टोटल कोण है 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ये कह दूँ कि ये जो कोण है ये पूरा संपूर्ण ये है 90, मतलब ये टोटल है 90। और ये मैं कह देता हूँ कि ये कोण है, मान लेते हैं 30 है, ठीक है, इतना। अब मैं कहूँ कि इसका बताइए कि ये इतना कोण कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि सब 90 है, तो 90 में से 30 को घटा देंगे, तो 90 में से 30 को घटाएंगे तो 90 में से 30 हो गया तो 60 बचा, तो आप कह देंगे 60 है। तो आपने कैसे किया, 90 में से 30 को घटाया, मतलब पूरे में से 30 को घटाया, 90 में से 30 को घटाया। तो उसी प्रकार हम कर रहे हैं कि पूरा हमें पता है 90 है और ये आई है, तो 90 में से आई को घटा देंगे तो ये आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो यही सभी चीज़ें दिक्कत करती हैं। तो ये आप समझ गए। उसके बाद मैं आपसे कहूँ कि अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये लंब है, ठीक है, ये लंब है और ये पृष्ठ है। तो देखिए इतना आप समझ रहे हो कि लंब और पृष्ठ के बीच में ये जो पूरा कोण बनता है, मतलब ये पूरा अगर हम कोण की बात करें, यहाँ पे जो ये पूरा कोण है ये 90 डिग्री है। समझ पा रहे हैं ना? ये पृष्ठ जो लंब है ये पृष्ठ पर तो लंबवत है, तो 90 डिग्री है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये इतना हमें पता है कि 90 माइनस आई है, तो ये कितना होगा, तो ये आई हो जाएगा, ये आई होगा। आप कहेंगे सर कैसे ये आई होगा, तो इतना तो बेसिक बात है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए, ये आई है, ठीक है। आप कहेंगे सर कैसे, तो देखिए जिस तरह का ये आई था तो ये 90 माइनस आई हो गया, उसी प्रकार ये 90 माइनस आई है, तो इसका मतलब ये वाला जो है ये आई है, ठीक है। तो ये इतनी बात समझ गए होंगे आप। उसके बाद इसी प्रकार ये बताइए कि ये जो क्या है, ये तरंगाग्र है और ये तरंग है, मतलब ये प्रकाश तरंग है। आप जानते हैं कि इनके पूरा ये जो पूरा है वो 90 डिग्री का है, ये आर है, तो इसका मतलब ये जो कोण है, इतना जो कोण है, यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है, मैं छोटा सा कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो आर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। जिस प्रकार ये हुआ है आई से 90 माइनस आई फिर से आई, उसी प्रकार आर से 90 माइनस आई 90 माइनस आर और फिर से आर हमने लिख दिया। तो ये इतनी बात समझ गए। बस यहाँ पे कोण को थोड़ा सा बताना था, कोण से ज़्यादा कुछ लेना देना उतना नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा। इतना आप दर्शा देंगे तो हाँ अच्छा रहेगा। अब देखिए, अब हमें क्या ज्ञात करना है उसको, अब हम इसको ज्ञात करते हैं। तो हमें लिखना ये है कि सबसे पहले हमें सपोजिट ऐसा मान लेना है कि देखिए ये जो तरंग है ए से ए डैश, ये जो तरंगाग्र है ए से ए डैश से बी डैश तक आने में जो समय लगा वो मान लेते हैं टी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि तरंगाग्र ए बी डैश तरंगाग्र को हम ऐसे लिखेंगे, तरंगाग्र को ए डैश से बी डैश तक आने में, ए डैश से बी डैश तक आने में लगा समय टी है। मतलब ए से बी डैश तक आता है ये तरंगाग्र, तो हमें टी समय लगता है, और उतने ही समय में ये जो यहाँ पे था वो जो ए था, ए से बी तक आ गया। ये जो तरंगे था वो ए से बी तक आ गया ना। जब ये यहाँ पे टकराया था तो ये यहाँ पे था, तो ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो उतने ही समय में ए बी तक आ गया, तो उतने ही समय में ए जो है ए बी तक आ गया, ठीक है। तो जब ए बी तक आ गया, इसका मतलब यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय टी है उतने ही समय में बी ए है वो बी तक आ जा रहा है, मतलब समय सेम है। तो अब हम निकालेंगे दूरी, तो हम लिखेंगे तब दूरी बराबर हमें पता है 4 गुणे समय होता है। अब आप ये समझेंगे तो दूरी, तो ए से ए बी डैश तक की दूरी, ए से
बी डैश, ए डैश से बी डैश तक की दूरी है, तो ए से बी डैश तक की दूरी है, हम जानते हैं कि ये प्रथम माध्यम में हो रहा है, तो प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होता है, c1 होता है, तो c1 हमने लिख दिया। और समय कितना लग रहा है, ए से बी डैश तक पहुंचने में t समय लग रहा है, तो c1 t1 हमने कर दिया। ठीक है, ऐसा ही यदि हम ए से बी तक आ रहे हैं, ठीक है, ए से बी तक आ रहे हैं, ए से बी तक आ रहे हैं, तो इसमें भी जो प्रकाश की चाल कितना है, c2 है, तो हम c2 लिख देंगे। और समय कितना लग रहा है, तो समय तो t ही लग रहा है दोनों में, तो t हमने लिख दिया। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसको समीकरण सेकेंड मानेंगे। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं 1 मिनट, बिल्कुल 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 बहुत अच्छा सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आगे आपको करना है ना। ये नहीं दिखाई देता ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा समझ लिया हूं। अब देखिए ये आपका हल हो ही गया है। देखिए इतना हो गया, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हमारा काम है इस त्रिभुज को लेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे समझेंगे, मैं इस त्रिभुज को ले रहा हूँ, ये वाला, ये पूरा त्रिभुज हम ले रहे हैं, मतलब ए डैश बी डैश, इस त्रिभुज को हम ले रहे हैं। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश में, ए डैश बी डैश में हम साइन आई को लेते हैं। यहाँ पे कोण आई है ना, तो साइन आई। अब साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए लंब इसका क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा, तो लंब ए डैश बी डैश हो जाएगा, ये इसका लंब होगा। ए डैश बी डैश त्रिभुज में साइन आई बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, लंब ए बी हो जाएगा और कर्ण इसका क्या हो जाएगा, ए बी डैश हो जाएगा। तो बटे में हम क्या लिख देंगे, ए बी डैश लिख देंगे। ठीक है, ये बात आपको पता होगा, लंब बटे कर्ण होता है साइन बराबर। तो ये देखिए हमने आई का मान हमने ज्ञात कर लिया, जो साइन आई का मान है ए डैश बी डैश बटे ए बी डैश, इसको समीकरण 3 मानेंगे। उसी प्रकार एक और हम त्रिभुज को लेंगे, ध्यान से आप समझेंगे। अब हम त्रिभुज को ये वाला ले रहे हैं, ये पूरा, ये भी तो एक त्रिभुज है ना, क्या ले रहे हैं, ए बी बी डैश को। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी बी डैश में। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें साइन आर को लेंगे, साइन आर। देखिए यहाँ पे कोण आई था तो आई हमने लिया, और यहाँ पे हम जानते हैं इसके बीच में क्या आर बन रहा है ना, तो साइन आर। तो साइन आर बराबर भी, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसका लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी डैश हो जाएगा। ए बी लंब है तो ए बी हम लिख दिया, ए बी, और इसका कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी डैश, ये इसका कर्ण हो जाएगा, तो ए बी डैश हमने लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए साइन आर का भी हमने मान ज्ञात कर लिया, इसको समीकरण 4 हम मानेंगे। अब आपका तीसरा, अब का क्या कार्य है कि समीकरण 3 में 4 का भाग देंगे। तो हम लिखते हैं, हम ऐसे ही लिख देते हैं शॉर्ट में, चलिए लिख देते हैं समीकरण 3 में 4 का भाग देने पर। अब समीकरण 3 में 4 का भाग देंगे तो क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे साइन आई बटे साइन आर, साइन आई में साइन आर का हमने भाग दे दिया। अब उसके बाद बराबर में, अब देखिए ये इसमें हम इसका भाग देंगे तो ये हम लिख दे रहे हैं ए डैश बी डैश बटे ए बी डैश, ये मेन हमारा बाटा हो गया, फिर से ए बी बटे ए डैश ए बी डैश, ये हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा आप समझिएगा कि देखिए ये ए बी डैश से ए बी डैश कट गया, ठीक है, क्योंकि इसके बटे में भी ये नीचे था और इसके बटे में भी ये नीचे है, तो दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे केवल आपका क्या बचा, यहाँ पे आपका साइन आई बटे साइन आर बचा, और इधर क्या बचा, ए डैश बी डैश बटे ए बी बचा, तो ये हमने लिख दिया। अब आप थोड़ा सा ये समझिएगा, ए डैश बी डैश का मान कितना है, ए डैश बी डैश का मान है C1 इंटू टी है, C1 टी है, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे कि ए डैश बी डैश का जो मान है वो C1 टी है। ठीक है, और उसके बाद देखिए ए बी का जो मान है वो C2 टी है,
तो इसका मतलब ये जो है C2T है। अब देखिए इसमें और एक बात समझना है कि जो T से T कैंसिल हो जाएगा, दोनों बराबर है तो अब आप समझिएगा कि साइन I बटे साइन R है वो A डैश B डैश बटे AB के बराबर है, और जो ये है ना वो C1 C2 के बराबर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि जो साइन I है और साइन I बटे साइन R का जो अनुपात है, ये अनुपात बराबर है C1 और C2 के, ये बराबर है। और इसका मतलब क्या है, ये नियतांक के बराबर है, म्यू के बराबर है। तो हमें तो यही न ज्ञात करना था, हमें तो यही प्रूफ करना था, और इसी को तो स्नेल का नियम कहते हैं। अरे ये जब इसका इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा, इसका मतलब ये बराबर इसके बराबर है, तो हमने लिख दिया। ये आप चाहे तो म्यू लिखे चाहे ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना ही लिख दीजिए। आप नहीं लिखना चाहते म्यू को, कहाँ से आया म्यू तो ऐसा मत सोचिए, केवल आप इतना ही लिख दीजिए। और ये बात आप जानिए कि जो C1 C2 का मतलब प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल और द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है, नियतांक होता है। ये बात आप समझ जाइए। तो ये हो गया आपका हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का अपवर्तन का नियम। आप कहेंगे देखिए आपको कैसे लिखना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जैसे हमने लिखा है ये फिगर को आपको बनाना है। फिगर बनाने के बाद आप बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा किताब में जैसे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया, इतना लिखिए ना, पूरा आपको मिलेगा। आप कहेंगे सर दोनों नियम को हमने कैसे प्रूव किया, तो दो नियम, पहला नियम क्या था कि आपतन जो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तो फिगर से ही तो प्रूफ ये हो गया है। पहला नियम तो फिगर से ही प्रूफ हो गया। ये जो आपतित किरण है, ठीक है, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब, बताइए सभी एक ही सतह पर है कि नहीं, तो पहला तो फिगर से प्रूफ हो गया। और दूसरा प्रूफ तो हमने यहाँ से किया है कि आपतन कोण की जगह I, अपवर्तन कोण की जगह R का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक C1/C2 के बराबर होता है, तो वही हमने लिख दिया है। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार आप सेम टू सेम लिखेंगे। अगर आप चाहें तो पूरा डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो फिगर को भी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे अपने आप से ही, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अभी तक आपने इस वीडियो में बना रहा तो इतनी बात तो बहुत ही अच्छी बात है आप में कि आप में थोड़ा सा धैर्य है, आपने इतना अच्छे से वीडियो को देखा, आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्योंकि मुझे भी कभी कभी संतुष्टि नहीं होता है कि पता नहीं मैं समझा रहा हूँ तो मैं जो समझा रहा हूँ वो आपके पास पहुँच रहा है कि नहीं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं उस बातों को। तो समझ में आया है तो उसे आप बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हमने फिजिक्स का जो VBI क्वेश्चन है उन सभी का लिंक हमने PDF नीचे हमने दे दिया है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, अंग्रेजी का। तो वहाँ से क्लिक करके अपनी बेसिक टू आई अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।